आइए आज हम स्टडी करेंगे ऊष्मा रासायनिक समीकरण। इससे पहले देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी विरचन की जो ऊष्मा है, मानक विरचन ऊष्मा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसके बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा आर एच जीरो यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, मानक अभिक्रिया ऊष्मा जिसको कहते हैं, वो निकल के यहाँ पर आई थी। तो देखिए धनात्मक है। धनात्मक का मतलब ये है कि निकाय की ऊष्मा बढ़ी है, निकाय में कुछ बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वो परिवेश के द्वारा लिया जा रहा है। तो परिवेश से हमको ऊष्मा देनी पड़ रही है, इसका मतलब कि इसको हमें गर्म करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि अतः CaCO3 ठोस का विघटन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जाहिर सी बात है कि परिवेश से निकाय में ऊष्मा जा रही है तो ऊष्मा शोषी है, अतः इच्छित उत्पाद प्राप्त करने के लिए आपको इसे गर्म करना पड़ेगा। अब आगे आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा, ऊष्मा रासायनिक समीकरण। ऊष्मा रासायनिक समीकरण अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऊष्मा रासायनिक समीकरण, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसमें ऊष्मा निकल रही होगी और उसके लिए समीकरण की बात हो रही है, इक्वेशन की बात हो रही है। तो देखिए कह रहा है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें उसके डेल्टा आर एच का मान भी दिया गया हो, यानी जिसमें हीट ऑफ रिएक्शन दी गई हो, अभिक्रिया ऊष्मा दी गई हो, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, सीधी सीधी बात में कह रहा है कि हमारे पास एक कोई समीकरण है जो संतुलित है, रासायनिक समीकरण। कोई रासायनिक समीकरण है जो संतुलित है, यानी दोनों तरफ मोल बराबर हैं, जिसमें उसके डेल्टा आर एच का मान भी दिया हो, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा भी दी गई हो, अभिक्रिया ऊष्मा। तो कह रहा है ऐसे रासायनिक समीकरण को ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए आ जाता है, कह रहा है हम एक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं अपर रूप अवस्था के साथ भी निर्दिष्ट करते हैं। तो हम एक समीकरण में पदार्थों की जो भौतिक अवस्था है उनके अपर रूप अवस्था के साथ भी निर्दिष्ट करते हैं। तो अपर रूप अवस्था का भी मतलब समझ लीजिए कि अपर रूप की अवस्था का क्या मतलब होता है। तो अपर रूप को पहले देखते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में अपर रूप को बोलते हैं एलोट्रोपिक स्टेट। एलोट्रोपिक स्टेट यानी अपर रूप। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे रासायनिक तत्व हैं या यौगिक हैं वो कई रूपों में पाए जाते हैं, तो उनके जो अन्य रूप हैं उनको अपर रूप कहेंगे। तो एलोट्रोप का मतलब अपर रूप, और अपर रूप को सीधी सीधी भाषा में देखा जाए तो ये कहेंगे कि अपर रूप अवस्था का मतलब है कि कोई यौगिक एक से अधिक भौतिक अवस्थाओं में पाया जाए तो उन्हें अपर रूप कहते हैं। जैसे अगर जो है हम लोग कोई कार्बन का वो ले लें तो कार्बन देखिए डायमंड के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है और चारकोल के रूप में भी पाया जाता है। तो एक कार्बन के 3 अपर रूप हो गए, मतलब 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, चारकोल, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये जो है तीनों रूप इसके अपर रूप हो गए। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं। तो कह रहा है जैसे C2H5OH ये लिक्विड है यानी द्रव है, प्लस 3O2 यानी ये गैस है, इससे CO2 और H2O बनता है। CO2 गैस है और H2O हमारा द्रव है यानी लिक्विड है।
और ये जो पहले लगाए गए हैं ये बैलेंस करने के लिए गुणांक है। तो डेल्टा RH0 यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो है -1367 किलो जूल प्रति मोल। ये हमारी अभिक्रिया की मानक ऊष्मा है। तो कह रहा है उपरोक्त समीकरण निश्चित ताप एवं दाब पर द्रव इथेनॉल का दहन दर्शाता है। तो जायज सी बात है कि हमने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन में की उपस्थिति में इथेनॉल यानी C2H5OH को जलाया जा रहा है, और इसको जब जलाया जाएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन दो ही तत्व हैं इसमें, तो CO2 और H2O बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि एंथैल्पी परिवर्तन का ऋणात्मक मान या ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि जो निकाय है उसकी ऊष्मा में कमी आई है। तो निकाय की ऊष्मा में कमी आई है तो वो ऊष्मा गई कहाँ? तो वो परिवेश में गई, यानी निकाय से निकल करके बाहरी वातावरण या परिवेश में गई। तो बाहरी वातावरण या परिवेश में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बाहर निकलने वाले को ऊष्माक्षेपी कहते हैं और सोख लेने वाले को ऊष्माशोषी कहते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी या इंग्लिश में एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित परिपाटी को याद रखना आवश्यक है। तो किस प्रकार से ये चिन्ह जो लिखे जाते हैं या अभिक्रिया जो होती है उसको किस प्रकार से परिपाटी के हिसाब से हम लोग समझेंगे उसको नीचे बता रहा है। तो देखिए कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक अभिक्रियकों एवं उत्पादों के मोलों को निर्देशित करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देखिए जो आगे गुणांक लगाए गए हैं तो ये गुणांक जो है मोलों को बताएंगे। या कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक अभिक्रियकों यानी जो अभिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्टेंट जिनको कहते हैं, एवं उत्पादों जिनको प्रोडक्ट कहते हैं, इनके मोलों को निर्दिष्ट करते हैं, अणुओं को नहीं। ध्यान दीजिए, अणुओं को नहीं, मोलों को बताते हैं। तो वही हमने बताया कि ये मोल है। तो ये जो पहले लगा हुआ जैसे इसमें नहीं है तो 1 मानेंगे। तो 1 मोल C2H5OH है, 3 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और 3 मोल पानी बना है। अब कह रहा है डेल्टा RH0 यानी मानक अभिक्रिया ऊष्मा का गणितीय मान समीकरण द्वारा पदार्थों के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। तो जो हमारी डेल्टा RH0 है यानी मानक अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो जो गणितीय मान है समीकरण का उसके पदार्थों की मोलों के संदर्भ में होता है। मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH0 की इकाई किलो जूल प्रति मोल होती है। जाहिर सी बात है कि 1 मोल लिया जाता है तो किलो जूल प्रति मोल होगी। उपरोक्त धारणा को समझाने के लिए हम निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा की गणना करते हैं। अब नीचे जो समीकरण है इसी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये अभिक्रिया ले ली गई है। यह Fe2O3 ये सॉलिड यानी ठोस है, प्लस 3H2O ये गैस है। इससे बन रहा है 2 मोल आयरन के बन रहे हैं, ठोस आयरन के, और 3 मोल पानी के बन रहे हैं। पानी हमारा लिक्विड यानी द्रव अवस्था में है। तो मानक विरचन एंथैल्पी की सारणी 5.2 से हम पाते हैं। तो 5.2 में जो हम मानक विरचन एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो था उसमें क्या क्या था, तो H2O लिक्विड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना था, -285.83 किलो जूल प्रति मोल, उस सारणी में दिया है। डेल्टा FH0 यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन Fe2O3 ठोस के लिए कितना है, -824.2 किलो जूल प्रति मोल, और Fe ठोस के लिए मानक हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, 0, एवं डेल्टा FH0H2 गैस के लिए कितना है, 0।
ये परिपाटी के अनुसार है। देखिए जो अपनी मूलभूत अवस्था में पाया जाएगा उसके लिए मानक हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी मानक विरचन ऊष्मा 0 होती है जो अपनी मूलभूत अवस्था में। तो प्रकृति में H2 अपनी इसी अवस्था में पाया जाता है, या फिर प्रकृति में अपनी इसी अवस्था में पाया जाता है। तो इनके लिए देखिए 0 है मान। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना है कि जो जिस अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है तो उसकी मानक विरचन ऊष्मा 0 माना जाता है। तो तब क्या होगा रिएक्शन, तो ये है देखिए, तो उत्पाद जो है, जितने भी उत्पाद हैं, तो पहले उत्पाद की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो उत्पाद और जो अभिकर्मक है, तो उत्पाद में 2 ही उत्पाद हैं हमारे पास। तो यहाँ देखिए अगर हम उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में H2O है और Fe है। तो Fe तो अपनी मूलभूत अवस्था में पाया जाता है जैसे प्रकृति में, तो इसका 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो 3H2O में 3 का गुणा किया और H2O का जो है वो लिख दिया ब्रैकेट में चिन्ह सहित, माइनस। अब आ जाते हैं इधर, तो देखिए H2 तो अपनी मानक अवस्था में पाया जाता है जैसे प्रकृति में, तो इसका 0 हो जाएगा, केवल इतना बचेगा। तो माइनस, ये वो 1 मोल है तो 1 लिख दिया और ब्रैकेट में इसके जितने हैं -824.2 किलो जूल उसको लिख दिया। तो ये आ गया -33.3 किलो जूल प्रति मोल। ये हो गई मानक अभिक्रिया ऊष्मा इस अभिक्रिया के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब देखें यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो क्या बता रहा है कि ध्यान रहे कि इन गणनाओं में प्रयुक्त गुणांक शुद्ध संख्याएं हैं जो उचित स्टाइकोमेट्रिक गुणांकों यानी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के तुल्य हैं। तो यहाँ पर ये जो गुणा किया गया है तो ये कह रहा है कि प्रयुक्त गुणांक शुद्ध संख्याएं हैं जो उचित स्टाइकोमेट्रिक गुणांक। स्टाइकोमेट्रिक गुणांक का मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए जो भी ये गुणांक लिखे गए हैं वो गुणांक लेना है। यहाँ पर ये जो लिखे गए हैं 3 1 ये, इसमें देखिए बैलेंस रिएक्शन के लिए, संतुलित समीकरण के लिए, जैसे इधर H2 6 है तो इधर भी 6 है, इधर Fe 2 है तो इधर भी देखिए 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी 3 है। तो ये बैलेंस समीकरण है संतुलित। तो जो लिए गए हैं इन्हीं को स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहेंगे। अब कह रहा है कि डेल्टा FH 0 की इकाई किलो जूल प्रति मोल है, यानी मानक विरचन ऊष्मा जो है उसकी भी इकाई किलो जूल प्रति मोल है, जिसका अर्थ अभिक्रिया का प्रति मोल है। जैसे बात है कि प्रति मोल है तो प्रति मोल है उसका मतलब। जब हम उपरोक्त प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तब यह अभिक्रिया के 1 मोल को परिभाषित करता है। तो जब संतुलित करते हैं हम, कह रहा है जब हम उपरोक्त प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तब यह अभिक्रिया के 1 मोल को परिभाषित करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हम समीकरण को भिन्न प्रकार से संतुलित करते हैं। उदाहरणार्थ, जैसे हमको अगर इसको संतुलित करना है तो 1 मोल के हिसाब से अगर संतुलित किया जाए तो यहाँ पर देखिए Fe के 2 हैं, तो इसको अगर 1/2 लिख दें तो ये 1 मोल हो जाएगा, तो 1/2 या फिर 2O3 है, कर दिया है। यहाँ पर देखिए 3H2 के 3 मोल हैं, तो यहाँ पर देखिए 3/2H2 कर दिया है गैस के। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 मोल हैं तो 3/2H2O कर दिया है, और यहाँ पर 2 मोल हैं तो 2 का भाग देगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 है। तो कुल मिलाकर के हमें 1 मोल के हिसाब से निकालना है। तो अगर 1 मोल के हिसाब से निकालना हो तो इसमें पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। देखिए अब लिख रहा है तब अभिक्रिया की यह मात्रा 1 मोल अभिक्रिया होगी एवं अब जो है डेल्टा RH 0 यानी मानक
विरचन ऊष्मा या हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा आर H20 इक्वल टू जो निकला है। अब रिएक्शन में देखिए यहाँ पर 3/2 H2 हो गया, इसका तो 0 है, ये इसका 0 हो जाएगा। तो देखिए 3/2 कर दिया और H2O का जितना होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो लिख दिया गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये तो 0 होगा, H2 अपनी मूलभूत अवस्था में है, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी मानक विरचन ऊष्मा 0 होगी, तो इसका लिखा जाएगा 1/2 करके। तो देखिए -1/2 और Fe2O3 का होता है -824.2 किलो जूल प्रति मोल। तो ये सॉल्व करने पे आ गया -16.6 किलो जूल प्रति मोल। तो ये आ गया हाफ डेल्टा आर H10 H10 लिख रहा है। तो देखिए जो बाद में निकाला गया समीकरण के लिए उसको डेल्टा आर H20 कहा है, और जो पहले निकाला गया था, ये जो निकल के आया था, इसको डेल्टा आर H10 कहा है। तो इसका आधा है, उसका ये आधा है, इसीलिए हाफ डेल्टा आर H10 कह रहा है कि मतलब मानक विरचन ऊष्मा जो पहले वाली समीकरण की थी वो उसका आधा है, तो इसलिए हाफ डेल्टा आर H10 कर दिया। इससे स्पष्ट है कि एंथैल्पी एक विस्तीर्ण राशि है। तो विस्तीर्ण का मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव का मतलब जो पीछे पढ़ा था हमने कि द्रव्यमान पर निर्भर करती हो। इंटेंसिव क्या थी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, दो प्रॉपर्टी थी। तो इंटेंसिव को हम प्रतिमोल पर लेते थे, तो वो द्रव्यमान, आयतन और दाब इन सब पर निर्भर नहीं करती थी, जबकि एक्सटेंसिव जो थी इन पर निर्भर करती थी। अगर इनमें परिवर्तन होता था तो मात्रा बदल जाती थी। तो जैसे हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल दिए, ये पहले के मोल बदल दिए, तो यहाँ पर देखिए मान भी बदल गया। इसीलिए कह रहा है इट शोज दैट एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, मतलब जो एंथैल्पी है हमारी वो विस्तीर्ण राशि है, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर है। अब देखिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, कह रहा है जब किसी रासायनिक समीकरण को उल्टा लिखा जाता है तब डेल्टा आर H0 के मान का चिन्ह भी बदल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मानक अभिक्रिया ऊष्मा जो है, अगर उसको उल्टा लिख देंगे किसी अभिक्रिया को, तो उसका मान उल्टा हो जाएगा। तो जैसे N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है, तो डेल्टा आर H0 -91.8 किलो जूल है प्रति मोल है। अब इसको उल्टा लिख देंगे तो यहाँ पर ऋण की जगह धन आ गया। तो इस प्रकार से अगर रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, तो रासायनिक समीकरण को उल्टा कर देंगे, तो डेल्टा आर H0 का मान भी उल्टा हो जाएगा। समीकरण से आप देख सकते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा हेस का नियम। अंग्रेजी में अगर देखें तो इसको बोलेंगे हेस लॉ। हेस लॉज ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हेस का नियम देखते हैं। आप देखें यहाँ पर कह रहा है कि चूंकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, यानी स्टेट फंक्शन है। तो अवस्था फलन में हम लोग क्या पढ़ते थे, अवस्था फलन में ये पढ़ते थे कि जो परिवर्तन है वो इस बात पर निर्भर नहीं है कि अब परिवर्तन किस तरह किया जा रहा है, वो केवल इस बात पर निर्भर है कि परिवर्तन प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर है। उन्हीं को अवस्था फलन कहते थे। तो देखिए बात को नीचे बता भी रहा है कि चूंकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, प्रारंभिक अवस्था अभिकारकों एवं अंतिम अवस्था उत्पादों को प्राप्त करने के पथ से स्वतंत्र होती है।
दूसरे शब्दों में एक अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या कई पदों की श्रृंखला में एंथैल्पी परिवर्तन समान रहता है। इसे हेस के नियम से जानते हैं। तो यही हमारा हेस का नियम है। तो हेस का नियम क्या हो जाएगा कि अनेक पदों की में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होता है जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। तो हेस का नियम अंडरलाइन करिए, फिर पूरा अंडरलाइन करिए। ना समझ में आए तो ऊपर वाला अंडरलाइन कर लीजिए, ऊपर और सिंपल में दिया गया है। तो हेस का नियम कुल मिला के बताता है कि जो भी एंथैल्पी परिवर्तन है वो अवस्था फलन है, यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर केवल निर्भर है। इस बात पर निर्भर नहीं है कि वो प्रक्रम किस प्रकार से उस अवस्था तक पहुंचा है। और कह रहा है जितने भी स्टेप में वो चलेगा, जितने भी पदों में, तो सारे पदों में जो एंथैल्पी है उसको अगर जोड़ लिया जाए तो पूरी अभिक्रिया की एंथैल्पी हम लोग निकाल सकते हैं। यही हमारा जो है हेस का नियम है। बस थोड़ा सा एक काम ये करना है कि मानक एंथैल्पी निकालते समय उसमें जो है समान ताप एवं समान कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। इसको नियत रख करके ही मापा जाए ताकि परिवर्तन न होने पाए। आइए हम इस नियम का महत्व एक उदाहरण के द्वारा समझें। तो निम्नलिखित अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन पर विचार करें। तो अब इस समीकरण द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे कह रहा है कि ग्रेफाइड से हमारा आधा मोल ऑक्सीजन की क्रिया होती है ऑक्सीजन गैस की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का 1 मोल बन जाता है। तो इसके लिए मानक विरचन उष्मा, मानक अभिक्रिया उष्मा क्या होगी? डेल्टा RH 0 क्या होगी? तो देखिए, यद्यपि CO गैस प्रमुख उत्पाद है ये, परंतु इस अभिक्रिया में कुछ CO2 गैस हमेशा उत्पन्न होती है। कह रहा है कि मुख्य उत्पाद तो हमारा CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कुछ मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमेशा उत्पन्न होती है। अतः उपरोक्त अभिक्रिया के लिए हम एंथैल्पी परिवर्तन को सीधे मानकर ज्ञात नहीं कर सकते। सीधे मान करके हम एंथैल्पी परिवर्तन को ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते। यदि हम अन्य ऐसी अभिक्रिया ढूंढ सकें जिनमें संबंधित स्पीशीज हों तो उपरोक्त समीकरण में एंथैल्पी परिवर्तन का परिकलन किया जा सकता है। तो अगर हम और समीकरण ढूंढ सकें तो हम एंथैल्पी में कितना चेंज हो रहा है वो हम बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण उसने ढूंढा है। तो C ग्रेफाइड ठोस है, इसमें ऑक्सीजन गैस से CO2 गैस बन रहा है। इसके लिए मानक अभिक्रिया उष्मा कितनी है? -393.5 किलो जूल प्रति मोल है। अब एक रिएक्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्लस आधा मोल ऑक्सीजन गैस है, इसके रिएक्शन होती है तो CO2 गैस बनती है। इसके लिए मानक अभिक्रिया उष्मा कितनी है? -283.0 किलो जूल प्रति मोल है। तो अब देखिए, ये 2 समीकरण आ गए। तो अगर इन 2 समीकरणों को जोड़ दें तो हम जब जोड़ेंगे, इसको देखते हैं, इसको पलट के जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसको पलट देंगे तो ये और ये कट जाएगा और ये इधर चला जाएगा और ये CO2 में O2 घटेगा आधा मोल तो आधा बचेगा। तो ये अभिक्रिया हमारी हो जाएगी C + ½ O2 = CO गैस। तो जो ये हमारी पहली अभिक्रिया है जो यहाँ लिखे हैं वही प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब कि 2 अभिक्रियाओं में रिएक्शन हो रही थी, हमको पता ही नहीं। तो ये देखिए अभिक्रियाएं हो गई। तो कह रहा है हम उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार संयुक्त करते हैं कि इच्छित अभिक्रिया प्राप्त हो जाए। तो इनको इस तरह से हम लोगों को जोड़ना है कि ये समीकरण जो हमको दी गई है ये वाली, ये समीकरण हमको प्राप्त हो जाए। C ग्रेफाइड + ½ O2 गिव्स CO गैस, ये प्राप्त हो जाए। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करना है। तो दाईं ओर 1 मोल CO गैस प्राप्त करने के लिए समीकरण सेकंड को हम उल्टा करते हैं, जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होने की बजाय अवशोषित होती है।
तो अब समीकरण 2 को उल्टा कर दिया, तो ये समीकरण 2 है। अगर इसमें हमको वही अभिक्रिया के समीकरण प्राप्त करना है ये वाली, तो जाहिर सी बात है कि CO प्राप्त करना है और CO इधर है, तो उल्टा करने पड़ेगा कि ये अभिक्रिया की जगह उत्पाद, अभिकारक की जगह उत्पाद की तरफ चला जाए। तो इस समीकरण को जब उल्टा करेंगे तो ये चिन्ह माइनस वाला प्लस हो जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण को उल्टा करने पर डेल्टा RH0 या कुछ भी हो, जितना भी डेल्टा RH0 होगा उसका मान यानी चिन्ह बदल जाता है। जैसे माइनस था तो प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस है तो प्लस लिख देंगे। तो ये देखिए पूरी समीकरण को उल्टा कर दिया। CO उत्पाद है तो अभिकारक में लिख दिया CO2 गैस गिब्स, ये इसको इधर लिख दिया उत्पाद की तरफ, और ये माइनस को प्लस कर दिया। अब समीकरण 1 एवं 3 को जोड़कर हम इच्छित समीकरण प्राप्त करते हैं। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ दिया जाएगा। तो समीकरण जब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है और ये 3 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा। इसी के नीचे लिख करके देख लीजिए। जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा C ग्रेफाइड है, ब्रैकेट में पूरा ग्रेफाइड लिखिएगा नहीं तो गैस समझ में आएगा। तो C ग्रेफाइड प्लस, अब ये हाफ O2 है, इससे ये जब इधर लाएंगे तो चिन्ह फिर बदलेगा, तो माइनस हाफ O2 होगा। तो O2 में हाफ O2 घटेगा तो हाफ O2 बचेगा, और दाईं तरफ ये CO गैस बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमको C ग्रेफाइड इक्वल टू हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस ये मिल जाएगा। तो देखिए वही समीकरण तो मिल गया जो यहाँ पर दिया गया था, जो ये समीकरण दिया था C ग्रेफाइड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस, तो वही समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही समीकरण प्राप्त हो गया जब 1 में 3 को जोड़ा गया। तो C ग्रेफाइड यानी सॉलिड ठोस है प्लस हाफ O2 गैस, तो ये प्राप्त हुआ, तो आ गया CO गैस। तो अब डेल्टा RH0 कितना हो जाएगा, तो जो दिए गए हैं मान उनको उसी हिसाब से लिख लेते हैं। तो पहली जो समीकरण है हमारी ये तो उसी तरह रही है तो वैसे लिख दिया, दूसरी वाली को उल्टा किए हैं तो ये प्लस करके लिख देंगे। तो पहले वाले को देखिए माइनस है तो वैसे लिखा, दूसरे वाले को प्लस करके लिख दिया, तो ये आ गया -110.5 किलो जूल प्रति मोल। तो व्यापक रूप में यदि एक अभिक्रिया A से B के लिए एक मार्ग से कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH को एवं दूसरे मार्ग से डेल्टा RH1, डेल्टा RH2, डेल्टा RH3 समान उत्पाद B के बनने में विभिन्न एंथैल्पी परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हों तो क्या होगा, डेल्टा RH बराबर डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 प्लस डेल्टा RH3 डॉट डॉट डॉट। यही हेस का नियम है कि मतलब देखिए अभिक्रिया एक पद में दिख रही थी लेकिन 2 पदों में हमने तोड़ा और दोनों पदों का योग किया तो उतना ही आया जितना आना चाहिए था। तो वही कह रहा है कि हेस का नियम कि अभिक्रिया अगर कई पदों में हो तो अगर उसको हम समान ताप पर निकालना चाहें तो मानक अभिक्रिया ऊष्मा समान ही आती है। तो इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि कोई अभिक्रिया में A है, A से B बन रहा है या फिर A से C बने, C से D बने और फिर B बने, तो ये डेल्टा RH जो है ये डेल्टा RH1, डेल्टा RH2, डेल्टा RH3 के योग के बराबर होगा। ये डेल्टा RH A से डायरेक्ट चाहे B बन जाए जैसे यहाँ बना, या 2 स्टेप में बने, पहले C बने फिर D बने फिर B बने, तो ये जो सिस्टम है इनका पूरे का योग इसके बराबर हो गए। उसी प्रकार जैसे डेल्टा R
H यहाँ दिया है, H1H2H3 ये है, तो H1H2H3 सबका योग बराबर इसके। इस प्रकार से चित्र हम बना सकते हैं। अब आगे आ जाता है विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी। तो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए हम एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, इसकी स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।